ऑलराइट, सो गाइस, क्विक एनालिसिस ऑफ द 4 क्वेश्चंस जो कि आपके GS2 के पेपर में आए थे, IR के। मस्ट से कि जो क्वेश्चंस थे बहुत ज्यादा एनालिटिकल थे। जो थीम थी क्वेश्चंस के बीच में, चाहे वो वेस्ट एशिया से रिलेटेड हो, चाहे वो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, थीम प्रिडिक्टेबल थी, लेकिन क्वेश्चन बहुत एनालिटिकल थे। which is I also emphasize a lot that IR is not only about facts, it is also about holistic and wholesome analysis। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। ये जो 4 सवाल GS2 के पेपर में IR के जो आए थे, आइए देखते हैं, नजर मारते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आया है, क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन पेपर का, इंडिया अफ्रीका से रिलेटेड है। देखो, ये सरप्राइजिंग नहीं है। मैं पिछले 2 सालों से देख रहा था कि इंडिया अफ्रीका से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज अफ्रीकन यूनियन को G20 में मेंबरशिप देने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। देन वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जो कि फोरम है जिसको इंडिया ने बहुत ज्यादा उत्साह के साथ लीड किया था 2023-24 में, यहां पे भी प्राइमरीली अफ्रीकन कंट्रीज के इश्यूज और कंसर्न्स को बहुत ज्यादा वोकली रेस किया था इंडिया ने। सो हैविंग सेड दैट, इंडिया अफ्रीका के बीच में जो सिनर्जी देखने को मिल रही है इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, ऑल्सो जस्ट अ कपल ऑफ वीक्स बैक वी ऑल्सो सॉ आवर प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग अफ्रीकन कंट्रीज। Therefore, it is not surprising कि इंडिया अफ्रीका से एक क्वेश्चन आया है। लेकिन ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन कहता है इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप। यहां पे सिर्फ एक जेनेरिक इंडिया अफ्रीका रिलेशन नहीं पूछा गया, डिजिटल पार्टनरशिप इज अचीविंग 3 चीजें: म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नंबर 2 को डेवलपमेंट, एंड नंबर 3 लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स। लेट्स कट इट अक्रॉस। इसका अगर क्वेश्चन को हम समझें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी कि इंडिया अफ्रीका दोनों एक दूसरे को एक इक्वल स्टेक होल्डर्स देखते हैं। हमारा शेयर्ड कलोनियल पास्ट है, इस तरह की बातें लिखनी जरूरी है। वी हैव अ शेयर्ड कलोनियल पास्ट विच इज ऑल्सो हेल्पिंग अस टू हैव दैट इक्वल सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड वार्मथ फॉर ईच अदर, whether in the field of medicines, whether in the field of technology, whether in the field of green energy, in all the fields we are mutually recognizing and acknowledging each other's role, and we are respecting each other's sovereignty, unlike quote unquote China, which has a diplomacy towards Africa which is of course out of greed and which is also debt ridden. Co-development, which means that India is not just saying that okay, I'll give you the technology, in return of that you give me money, you give me funds, and you keep on taking the technology from me. No, India understands the importance of co-development. Now अब हम न्यूज में देखते हैं कि हम अमेरिका के साथ को डेवलपमेंट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर डिफेंस प्लेटफॉर्म के लिए, कोई फाइटर जेट्स के लिए। फ्रांस के साथ हम रफाल फाइटर जेट्स के ऊपर हम को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, को प्रोडक्शन करना चाहते हैं। नाउ वी हैव बीन स्ट्रगलिंग टू को डेवलप प्लेटफॉर्म्स इन डिफेंस, इन स्पेस सेक्टर्स विद फॉरेन कंट्रीज। वी डोंट वांट to give that struggle to the global south, so therefore we are very mindful of that whatever we do, we will do it together. And then long-term institutional partnerships, so not long-term partnerships just for the sake of Gandhi, Mandela, colonial past, no, but institutionally we are embodifying our partnership with Africa in a very substantial manner. तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। देखो, इंट्रोडक्शन में तो यहाँ पे DPI के बारे में मेंशन करना जरूरी है, बिकॉज देखो DPI में आधार, UPI, कोविन, ONDC, इसको लेके G20 के प्लेटफॉर्म पे भी बहुत बातचीत करी गई थी। And therefore, this is something which all the countries have been looking forward to adapt from India. अफ्रीका का जो रैपिड डिजिटल अडॉप्शन रहा है, चाहे वो मोबाइल मनी है, ई गवर्नेंस है, एम गवर्नेंस है, एंड देयरफॉर यहाँ पे आपने ये भी मेंशन करना है कि ट्रेडिशनली इंडिया अफ्रीका के जो टाइज हैं वो कॉलोनियल पास्ट के कारण भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होते हैं। ट्रेड, डायस्पोरा, डेवलपमेंट एड की बात आती है। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट 2015 में हुआ था, उसके बाद कोई ऐसा समिट नहीं हुआ। बहुत एम्बिशियस प्लेटफॉर्म था। 2008, 2011, 2015 ये 3 बार सबमिट हुआ है, उसके बाद सबमिट नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद सीधा 2023 में अफ्रीकन यूनियन ने एंट्री मारी है G20 में, एट अ टाइम व्हेन इंडिया वाज प्रिसाइडिंग द G20। एंड ऑल्सो जो अफ्रीका एजेंडा 2063 है, दैट बाय 2063, तो अफ्रीका ने ना 2013 में ये एजेंडा दिया था अफ्रीकन यूनियन में, अफ्रीकन यूनियन ने, दैट बाय 2063 वी विल अचीव डेवलपमेंटल गोल्स। अफ्रीका वुड सी इटसेल्फ अलाइनिंग with developmental parameters and criteria, and therefore ये जो अफ्रीका का एजेंडा 2063 है, combined with जो इंडिया का डिजिटाइजेशन पुश है और इंडिया का जो पुश है टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, दिस इज अगेन वेरी कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर। तो इंडिया के एस्पिरेशंस और अफ्रीका के एस्पिरेशंस इस वक्त कोइंसाइड कर रहे हैं।
म्यूचुअल रिस्पेक्ट में इंडिया शेयर करता है ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अनलाइक कंडीशनल वेस्टर्न एड। आई मीन वेस्टर्न एड जो है वो बहुत कंडीशनल है, लेकिन हमारी जो एड है, हमारी जो ग्रांट्स हैं टू अफ्रीका, उसमें कोई कंडीशंस नहीं है। एंड ऑल्सो जो हमारा हेल्प करने का तरीका है टुवर्ड्स द अफ्रीकन कंट्रीज, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम द चाइनीज डेट मॉडल। पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क, इसमें एजुकेशन और टेलीमेडिसिन आ जाता है। देन रिस्पेक्टिंग अफ्रीकन डिजिटल सॉवरेनिटी एंड प्रायोरिटीज। देन आपका ITEC प्रोग्राम आ जाता है, स्किलिंग प्रोग्राम्स आते हैं जहां पे अफ्रीकन प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जा रहा है। कोर डेवलपमेंट में UPI, आधार स्टैक, ये शेयर किया गया है मॉरिशस, केन्या, नामीबिया के साथ। जॉइंट इनोवेशन में फिनटेक है, एग्रीटेक है, हेल्थ टेक स्टार्टअप्स हैं, साइबर सिक्योरिटी, AI, 5G रेडनेस, ये सब चीजें हम अफ्रीकन कंट्रीज के साथ शेयर कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स में इंडिया अफ्रीका का डिजिटल पार्टनरशिप फंड है। देन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं जो कि सेटअप करे गए हैं घाना, इथियोपिया, लेसोथो में। कोलैबोरेशन किया गया है AU के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी के साथ, जो कि 2020 से 2030 का इन्विजन अफ्रीकन यूनियन ने दिया है। एंड देन वी हैव मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म, G20 है, ब्रिक्स है, IPSA है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा एक्टिवली काम कर रहा है, द DPI सेक्टर। ऑलराइट, सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट में अब इतने ज्यादा डिजिटाइजेशन पुश से एक्सेस टू हेल्थ केयर और एक्सेस टू एजुकेशन काफी बेटर हुआ है टू द अफ्रीकन कंट्रीज। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है, हमारे जनधन योजना प्रोग्राम को अफ्रीकन कंट्रीज ने इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है। जो हमने सक्सेस पाई है लास्ट माइल कनेक्टिविटी को एड्रेस करने के लिए, वो नो हाउ जो है, टेक्निकल नो हाउ है, वो हमने अफ्रीकन कंट्रीज के साथ शेयर किया है। देन ये काउंटर करता है चाइनीज का डिजिटल सिल्क रूट। आई मीन देखो, ये मैं पॉइंटर्स दे रहा हूं, इसका मॉडल आंसर तो मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको पॉइंटर्स बता रहा हूं मैं यहाँ पे। सो देयरफॉर यहाँ पे चैलेंजेस में क्या आते हैं, अफ्रीका देखो इतना कुछ तो हम कर रहे हैं अफ्रीका के लिए, लेकिन अफ्रीका का इंफ्रा जो है ओवरऑल काफी वीक है। पेनिट्रेशन, इंटरनेट पेनिट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेसिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, हाई कॉस्ट डिवाइसेस एंड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, डेटा प्राइवेसी एंड सॉवरेनिटी कंसर्न्स आ जाते हैं। सो देयरफॉर कंक्लूजन में ये पार्टनरशिप ट्रांसफॉर्मेटिव है लेकिन ट्रांजैक्शनल नहीं है। इस बात को समझना जरूरी है कि हमारी जो पार्टनरशिप है विद अफ्रीका, दैट इज नॉट ट्रांजैक्शनल। ऑलराइट, हमारी जो पार्टनरशिप है विद अफ्रीका, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल। ये बात आपको याद रहे, अफ्रीका के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, अनलाइक वेस्टर्न कंट्रीज या चाइना जो कि एक ट्रांजैक्शनल बेस्ड पार्टनरशिप पे रन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। देखो ये कितने हम पिछले 5 सालों से बात सुन रहे हैं दैट ग्लोबलाइजेशन इज इन डिक्लाइन, जब से कोविड आया है। एंड देन अब क्वेश्चन कह रहा है कि पोस्ट कोल्ड वॉर द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ साइट ऑफ सॉवरेन नेशनलिज्म। सो व्हाट इज सॉवरेन नेशनलिज्म? देखो अब इंडिया सॉवरेन है अपने आप में, वी हैव अ गवर्नमेंट, वी हैव अ पार्टी, नाउ दैट कुड बी BJP, दैट कुड बी कांग्रेस, दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, सो वी आर सॉवरेन, नोबडी एल्स इज कंट्रोलिंग अस, वी हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, वी हैव अ जुडिशरी, वी हैव एन एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा। नेशनलिज्म, true identity. Now for example, when I talk about Brexit, Britain exiting out of EU, that is because of the national identity, Britain wanting to say that we don't want to integrate our economic policies and all that with European Union. We talk about Atmanirbhar Bharat, again that is an example of sovereign nationalism. We talk about America first, that is again an example of sovereign nationalism. So now you have to elucidate, it's a 10 marker question. Again structure क्या है, पहले तो आप ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करो, देन आप बताओ कि इसका पीक पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में जैसे आया था 1990 से लेके 2008 तक, अंटिल द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंड, और रीसेंट ट्रेंड्स बताने हैं जैसे कि प्रोटेक्शनिज्म, डीग्लोबलाइजेशन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड शो करते हैं फॉर ग्लोबलाइजेशन और एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाते हैं टुवर्ड्स सॉवरेन नेशनलिज्म। ऑलराइट, नाउ वेनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, एविडेंस क्या है हमारे सामने? ट्रेड स्लो डाउन हो रहा है, WTO का जो डेटा है वो दिखाता है कि वर्ल्ड ट्रेड divided by the GDP ratio जो है that is stagnating since the last 20 years, since the global financial crisis. Protectionism में US China trade war, tariffs, Brexit, fragmentation of supply chains, China +1 strategy। ना तो China +1 strategy काम आ रही है, ये 2013 से सुनते आ रहे हैं कि चाइना से हमने जो असेंबली लाइंस हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग असेंबलीज हैं, वो हमने डाइवर्ट करनी है, वो हमने इंडिया में, वियतनाम में, मलेशिया में और डेवलपिंग कंट्रीज में खोलनी है। तो पहले तो आपने जर्मनी ने, यूरोप ने, अमेरिका ने सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है चाइना में डाल दी, पुटिंग ऑल दी एग्स इन वन बास्केट। अब डाइवर्सिफिकेशन के नाम से आप डाइवर्सिफिकेशन कर ही नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ बातें करी जा रहे हो। उसके चलते क्या हो रहा है कि सप्लाई चेन्स और ज्यादा फ्रैगमेंटेड हो रही हैं। कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि सप्लाई चेन्स पे कितना प्रेशर पड़ा है। चाइना इस बात का फायदा उठा रहा है कि भैया कहीं से और ले लो सामान, हमारे पास तो जो सामान है अपनी मर्जी के हिसाब से हम देंगे, कोविड आए ना आए हम अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी दुकान खोलेंगे। आपको रेयर अर्थ मेटल चाहिए भैया, हमारे हिसाब से चलो, हमारा मन करेगा आपको देंगे, नहीं करेगा नहीं देंगे। क्या कर लोगे आप? गाड़ी के दाम महंगे होते हो, फोन के दाम महंगे होते हो,
इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम महंगे होते हैं, कोई बात नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, वो अपनी मर्जी के हिसाब से हम देंगे। अगर सप्लाई चेन इशू आता है तो आता है, क्या कर लोगे? कोई और ऑल्टरनेटिव है आपके पास? कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। Digital decoupling, US restrictions on semiconductors, AI with China, pandemic impact, COVID ने भी expose करा vulnerabilities of the global supply chains, and of course Russia Ukraine war के कारण हमने एक massive disruption देखा, not only in the energy sector, but let's not forget even in the food sector as well, because important, agricultural commodities like wheat and rice, they were stopped at the ports of Black Sea, and they were not being exported all the way to countries in the Middle East and North Africa. And then rise of sovereign nationalism, economic nationalism, अमेरिका का अमेरिका फर्स्ट कहना, EU का डिजिटल सॉवरेनिटी, इंडिया का आत्मनिर्भर भारत, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, फ्रांस या यूरोपियन यूनियन पुशिंग द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ग्लोबल साउथ असर्टिंग द वॉइस, ब्रिक्स एक्सपेंशन के जरिए, आइडेंटिटी एंड कल्चरल नेशनलिज्म, राइज ऑफ द लीडर्स एंड पॉलिसी स्ट्रेसिंग नेशनल आइडेंटिटी अक्रॉस हंगरी, टर्की एटसेट्रा। टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी की बात करें, पुश फॉर डेटा लोकलाइजेशन, AI रेगुलेशन, 5G बैन एटसेट्रा। Implications positive भी हैं, more resilient supply chains means revival of domestic industries, assertion of sovereignty by the developing countries, which is a good thing कि global south को मौका मिल रहा है कि वो अपने concerns को global community के सामने रख सके। Then negative में erosion of multilateralism, what is the relevance of WTO, what is the relevance of UN, then there is a risk of economic fragmentation as well, intensification of great power rivalries हो रहा है, which is being seen between USA, China, Russia, and this the Russo-China alliance versus America, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आया, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इंडिया का पोजीशन, हम रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म की बात करते हैं, हम रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म की बात UNSC में भी करते हैं, हम ब्रिक्स में भी करते हैं, हर जगह जाके हमारा होता है कि रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म, ऑलराइट, जहां पे हमारा प्रायोरिटी क्या है, हम ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स को, जैसे कि FDI आ रहा है, IT एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, इसको हम बैलेंस करना चाहते हैं विद स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने सेमीकंडक्टर पुश की बात करें, डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा एक्ट की बात करें एटसेट्रा, then we're also trying to engage in quadrilaterals and plurilaterals like the Indo-Pacific Economic Framework, Quad, BRICS, SCO, right? So therefore there's a need for re-globalization with safeguards, which has to be inclusive, resilient and sustainable, reform global institutions ताकि multiple realities reflect हो सके, and promote globalization, alright, globalization, which means going vocal for local and then again globalizing that vocal for local thing, balancing sovereignty with interdependence, that look, you can be Atmanirbhar, you obviously want to become indigenous, you want to produce and encourage indigenous manufacturing, fine, but you need a market beyond your national boundaries as well. You can't only cater to your people only. Okay, then the third question talks about energy security. देखो क्वेश्चन में यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये तो हमको पता है कि हम बहुत सारा ऑयल लेते हैं मिडिल ईस्ट से, वेस्ट एशिया से। क्वेश्चन का जो पार्ट इंटरेस्टिंग है वो कि लास्ट लाइन है, हाउ वुड यू इंटीग्रेट एनर्जी सिक्योरिटी विद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरीज इन द कमिंग ईयर्स। बिकॉज देखो अभी हमने कितना सारा ऑयल रशिया से लिया है, ठीक है, उसके कारण डोनाल्ड ट्रंप को भी प्रॉब्लम है कि पिछले 2 सालों से हमारा ट्रेड रशिया के साथ बहुत इंक्रीज हुआ है। आने वाले समय में हम ऑयल शायद बहुत कम इस्तेमाल करें, बिकॉज गाड़ियां इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे चलेंगी। व्हाट विल हैपन टू द मिडिल ईस्ट तो ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर रहा है, मिडिल ईस्ट भी टुवर्ड्स द रियल एस्टेट सेक्टर, टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी सेक्टर, वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, राइट। मिडिल ईस्ट उसको भी पता है, वेस्ट एशिया को, कि सारा टाइम अब ऑयल और गैस इसकी डिमांड आने वाले टाइम में इतनी नहीं रहने वाली है। तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरीज में इन द कमिंग ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिर्फ हमको मिडिल ईस्ट के परस्पेक्टिव से आंसर करना है, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरीज क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट टू मिडिल ईस्ट, इस बात को समझते हैं। देखो पहले तो आप एनर्जी सिक्योरिटी को डिफाइन करेंगे, फिर आप ये भी बताएंगे कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, 4th लार्जेस्ट LNG इंपोर्टर है, ठीक है। फिर आप ये बताएंगे कि इंडिया इंपोर्ट करता है 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल, 50% ऑफ द नेचुरल गैस, मिडिल ईस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% ऑफ इंडियाज क्रूड इंपोर्ट्स, इराक, सऊदी, UAE यहाँ से हम लेते हैं। एनर्जी हैज बीन सेंट्रल टू इंडियाज एंगेजमेंट इन द गल्फ। देन मिडिल ईस्ट एंगेजमेंट की बात आती है, एनर्जी सिक्योरिटी एज द लिंकेज ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इन द मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट एंगेजमेंट में स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप्स है, सऊदी इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है, UAE ऑयल स्टोरेज है एट मैंगलोर। देन हम डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं, हम रशिया से ऑयल काफ़ी ले रहे हैं आफ्टर द यूक्रेन वॉर, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। देन अफ्रीका से हम मोजाम्बिक से हम LNG सप्लाई सिक्योर कर रहे हैं वाया द मोजाम्बिक चैनल, नाइजीरिया से क्रूड ले रहे हैं, US से हम अगेन शेल ऑयल लेते हैं। डायस्पोरा एंड रेमिटेंसेस की बात करें, दैट इज ऑल्सो टाइड टू द एनर्जी रिच गल्फ विच कंप्राइजेस द 10+ मिलियन इंडियंस।
मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन, हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, बबल मंदेब, ये इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स है, राइट, इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स है, न्यूज में रहते हैं, जिसके कारण अगेन यहाँ की जो स्ट्रेटेजिक कंडीशंस हैं और जो यहाँ की सिक्योरिटी कंडीशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इंडिया के मैरिटाइम ट्रेड के लिए भी। नाउ लिंकेज विद फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरीज, तो ए इज बायलेटरल एंड रीजनल पार्टनरशिप, तो हमको अपनी जो इंडिपेंडेंट बायलेटरल टाइज हैं विद सऊदी, विद यूएई, विद ईरान, विद कतर और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि हम स्टेबल सप्लाई फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इंश्योर कर सके। Then again, this leveraging this I2U2 platform, the West Asian Quad for energy, tech and logistics, that is also very important. And also to find balance and navigate between the animosity and the challenges in the West Asia vis-a-vis USA, Iran and Israel and Iran, because we ultimately want to work with USA, Israel and Iran, all three countries, at the same time not really disturbing our relations with Iran as a very conventional and age-old friend. Then diversification in geopolitics में investing in Africa's hydrocarbon sector. Again, we have to diversify. We can't put all our eggs in one basket. I don't think so our foreign policy would mind. I don't think so the trajectory of the foreign policy would mind if we end up diversifying or putting eggs in other countries as well, or putting eggs in other countries' basket as well, in terms of ensuring long-term supply of oil and gas from other countries as well, because for a considerable period of time in the near future also, it is not that we will end up having indigenous oil production here in India. That is not going to happen, right? Then transition towards clean energy. For that, we have to explore partnerships. So hydrogen energy, the green hydrogen partnership with Oman, UAE, Saudi Arabia. Then we have the solar alliance diplomacy to reduce the dependence on the fossil fuels. And maritime security and defense diplomacy, protecting the important sea lanes of communication in the Indian Ocean region. Strengthening the Indian Navy's presence in the important choke points, in the Indian Ocean region, right? So all these are some pointers which are very important for this particular question. तो वे फॉरवर्ड में भी यहाँ पे कुछ मैंने बातें मेंशन करी हुई हैं, यू कैन ऑल रीड इट, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। सो फ्यूचर ट्रैजेक्टरी में टू कंक्लूड एक डुअल अप्रोच की रिक्वायरमेंट है, जहां पे हम इंश्योर कर सकते हैं ऑयल एंड गैस सिक्योरिटी फ्रॉम मिडिल ईस्ट while also becoming a leader in the renewable energy diplomacy. All right, now last question is, reform process in the UN remains unresolved because of the delicate imbalance of the East and the West and the entanglement of USA एक तरफ versus the Russia-China alliance एक तरफ. Examine and critically evaluate the East-West policy confrontations in this regard. ठीक है, तो पहले तो आपने यहाँ पे बताना है यूएन के बारे कि यूएन कब बना था, पोस्ट वर्ल्ड वॉर बना था, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल यूएनएससी, वो 1945 की रियलिटीज रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन आज का 2025 का जो युग है, अब देखो 80 साल हो गए हैं ना यूएन बने को, यूएनएससी बने को, तो क्वेश्चन भी आया है इससे रिलेटेड, नॉट वेरी सरप्राइजिंग। आज का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसकी रियलिटीज डिफरेंट है। आज का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है वहां पे अगर हम सोचे कि वही 5 कंट्रीज हमारी 5 प्रधान होंगी यूएनएससी में, गलत है। यूएनएससी को रिफॉर्म की जरूरत है, एक्सपेंशन की जरूरत है, और यूएन पे और यूएनएससी पे भी रिफॉर्म्स नहीं आ पा रहे बिकॉज ऑफ द डिवाइड बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द ईस्ट, तो ईस्ट में यहाँ पे मैं कौन सी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, रशिया, चाइना, इंडिया, ऑल दीज कंट्रीज ऑन वन हैंड, एंड ऑफ कोर्स द वेस्ट इज अमेरिका, और अमेरिका का जो बैंड वैगनिंग है, जो अमेरिका के चेले हैं, विच इज द यूरोप। So there needs to be a call for reform, expansion of UNSC. There has to be democratization of decision making, representing global south. The very fact that UNSC में global south में से कोई country है नहीं है, चाइना को आप global south नहीं कह सकते हो, ठीक है। UN reform debates 1990 से चलते आ रही हैं। G4 की बात करी गई थी, 2005 में फोरम बनाया गया था, इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील के, इनको भी P5 में इंक्लूड किया जाए, राइट। But then there were certain countries जो कि इस बात को अपोज करते हैं. You have countries like Italy, Pakistan, etc. which oppose India's entry into this permanent council. Now East-West policy confrontations. तो USA और West की बात करें, वो selective reforms चाहते हैं, they support selective reforms, but they don't want to let go the veto dominance. Then they also end up pushing agenda on democracy, on human rights, on sanction regimes. They block reforms that might empower the rivals. They block reforms that might empower the rivals यानी कि रशिया, चाइना और even the global south states. तो अब वो रिफॉर्म्स, चाहे वो क्लाइमेट चेंज ओरिएंटेड हो, चाहे वो ट्रेड ओरिएंटेड हो, चाहे वो डिजिटाइजेशन ओरिएंटेड हो, वो ये चाहते हैं कि लाठी अल्टीमेटली उनके हाथ में हो, वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ में हो। देन रशिया चाइना एक्सेस की बात करें, दे अपोज द एक्सपेंशन ऑफ परमानेंट मेंबरशिप इफ इट डाइल्यूट्स देयर वीटो पावर।
नाउ दे आर ऑल्सो वेरी सस्पिशियस ऑफ यूएस लेड इंटरवेंशंस, जो कि पास्ट में हमने देखी हैं, इराक में हो, लिबिया में हो, कोसोवो में हो, या अभी जो अमेरिका फिर से नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप जो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के सब झगड़ों को सुलझा दें, कृष्ण भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कि उनको लगता है कि बस उन्हीं को सब कुछ पता है और वो ही लोगों को रिजॉल्व कर सकते हैं, उनके जो डिलेमास है उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को नया नया शौक चढ़ा है। तो अमेरिका का जो इंटरवेंशन है दैट इज ऑलवेज सीन एज विद सस्पिशन, चाहे वो इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ पीस हो, चाहे वो इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ सीज फायर हो, या चाहे वो इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द रिजीम हो इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज। चाइना डायरेक्टली रेजिस्ट करता है इंडिया की एंट्री इनटू द यूएनएससी, साइटिंग रीजनल ऑपोजिशन, कि भैया देखो पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, इंडिया के जो नेबर्स हैं उनको भी लगता है कि इंडिया की प्रेजेंस इन द यूएनएससी वुड मेक इंडिया वेरी पावरफुल इन द रीजन एंड देयरफॉर इंडिया उस बात को मिसयूज कर सकता है, ऐसा चाइना प्रोपेगेंडा काफी सालों से कहता आ रहा है। तो स्टेलमेट में कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं? वीटो पावर, वेस्ट वोंट डाइल्यूट, रशिया चाइना दे वोंट एक्सेप्ट एक्सपेंशन, सिक्योरिटी वर्सेस सॉवरेनिटी, वेस्ट पुशेस ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस, रशिया चाइना दे स्ट्रेस सॉवरेनिटी, बैलेंस ऑफ पावर, वेस्ट वर्सेस द ग्लोबल साउथ, यूएस प्रेफर करता है जापान को, ईयू मेंबर्स को, साउथ कोरिया को, रशिया और चाइना इनको अपोज करते हैं। और यूक्रेन वॉर के बाद और ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ा है, यूएनएससी को तो बस एक बिल्कुल लाफिंग स्टॉक बना के रख दिया है। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन, रिफॉर्म फेलियर रिफ्लेक्ट करता है रियल पॉलिटिक नॉट आइडियलिज्म। बोथ ब्लॉक्स द ईस्ट एंड द वेस्ट दे आर इंस्ट्रूमेंटल फॉर रिफॉर्म। अगर रिफॉर्म लेके आना है यूएन पे, यूएनएससी में, तो दोनों ब्लॉक्स को साथ में कंसेंसस बनाना पड़ेगा। मल्टीपोलैरिटी इज रिकॉग्नाइज्ड इन रिटोरिक, कहता हर कोई है मल्टीपोलैरिटी मल्टीपोलैरिटी, इवन द वेस्ट टॉक्स अबाउट मल्टीपोलैरिटी एंड मल्टीलेटरलिज्म, लेकिन नीदर साइड वांट्स अ रियल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। Meanwhile, the UN credibility is eroding. For example, failures in Syria, in Gaza, in Ukraine, it's all in front of us. क्या हो गया? The very fact कि डोनाल्ड ट्रंप को बीच में इंटरवीन करना पड़ रहा है, somebody like Donald Trump is trying to intervene and not the UN is able, and the UN is just sitting and watching. What does the UN Secretary General does? He will come on the TV and he will come on the social media and say that please end the war, please end the war, people are dying, this and that. But nothing is really happening, right? Nothing really happens without the permission of America. हम काफी टाइम से रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन वी आर फेसिंग रेजिस्टेंस। हम तो कह रहे हैं जेन्युइनली कि ग्लोबल साउथ की हम बात करना चाहते हैं, ग्लोबल साउथ के हित में हम खड़े होना चाहते हैं, बट नो द प्रॉब्लम इज दैट चाइना, रशिया, वेस्ट, उनके अपने अल्टीरियर मोटिव्स हैं जो कि इंडिया के इस एजेंडा को नहीं आगे बढ़ने देते हैं। ऑलराइट, सो देयरफॉर इट इज द राइट टाइम टू पुश फॉर टाइम बाउंड रिफॉर्म एजेंडा and therefore build wider global south consensus. That is what exactly India has been doing. That is what exactly India has been doing to mobilize the global south, to become the voice of global south, so that there can be built up pressure on the international community and also on the West and also on the revisionist powers like Russia and China, calling for advocacy and reform of the UN and the UN institutions. So UN reform, याद रहे, एक battle है between principle and the power politics, and nobody wants to give up power, whether it's the East led by Russia, China, and the West led by America and Europe. Alright, so friends, ये 4 questions का एक quick analysis हमने यहाँ पे करा है। मिलते हैं बहुत जल्द, GS3 का एनालिसिस भी आपके साथ जल्दी करने वाला हूँ। थैंक यू।